नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन सरकार के राष्ट्रपति के साथ आज वडोदरा में करेंगे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। गुजरात के अमरेली में प्रधानमंत्री मोदी 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह एनडीएमए के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। आपदा के असर और खतरों को कम करने जैसे सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता मैनिफेस्टो को लेकर आपस में भिड़े। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस। प्रियंका गांधी आज से 2 दिन तक वायनाड में करेंगी प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जापान के संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की हार। छोटे दलों के पास सरकार की चाबी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। यह कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। C-295 परियोजना के तहत 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधा स्पेन से प्रदान किए जाएंगे, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस प्रक्रिया में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और उसे सक्षम बनाने से लेकर डिलीवरी और रखरखाव तक शामिल है। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को दोनों देशों के बीच एक अहम वार्ता भी होने वाली है और आपको बता दें कि स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज सुबह वडोदरा पहुंच गए, जहां उनका स्वागत विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया। सांचेज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। हालांकि इससे पहले दोनों नेताओं की कई बार बहुपक्षीय बैठकों के दौरान मुलाकात और बातचीत हो चुकी है। वडोदरा में आज दोनों नेता प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और स्पेन के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में स्पेन की यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों की नई ऊर्जा और नई गति मिली है। सांचेज की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के बाद अमरेली पहुंचेंगे, जहां वे तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजना और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से यह जलाशय पहले 4.5 करोड़ लीटर की संरक्षित कर पता था, लेकिन PPP मॉडल के तहत इसे और गहरा, चौड़ा और मजबूत बनाकर इसकी क्षमता 24.5 करोड़ लीटर तक कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट से आसपास के कुएं और कूपों पर के जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांव और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने से मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
इस वर्ष के स्थापना दिवस का मुख्य विषय व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और देश भर से आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख हितधारक हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार आपदा जोखिम कम करने और आपदाओं का प्रभाव घटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के 10 सूत्री एजेंडे के तहत सक्रिय रूप से काम कर रही है। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है और तो और उसके सहयोगी दल शरद पवार की एनसीपी भी खींचतान के दौर से गुजर रही है। हाल ही में मुंबई में उनकी पार्टी के नेता जितेंद्र अवहाद और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के खिताब को लेकर हाथापाई हो गई। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिसके लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को चुना था। झारखंड का रण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में आज कई पार्टियों के दिग्गजों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा। वहीं बाकी बची सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें, झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 24,520 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। राज्य में 2.6 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 1.29 करोड़ और पुरुष मतदाता 1.31 करोड़ है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने केदारनाथ से आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। आशा नौटियाल केदारनाथ से बीजेपी की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई थी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के सत्तारूढ़ गठबंधन का रविवार को संसद के निचले सदन के चुनाव में बहुमत उन्होंने खो दिया है। इससे अगली सरकार के गठन और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमितो ने संसद के निचले सदन में 209 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि जापान में द्विसदनीय संसद में निचला सदन बहुमत ताकतवर है और हालांकि बहुमत खोने का मतलब सरकार में बदलाव नहीं है, लेकिन नतीजों के कारण इशिबा के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को संसद में पारित कराना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें तीसरा गठबंधन सहयोगी तलाशना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने अपने पूर्ववर्ती फूमियो किशिदा द्वारा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कदमों के कारण जनता में उपजे आक्रोश को शांत करने में विफल रहने के बाद समर्थन जुटाने की उम्मीद में तुरंत चुनाव का आदेश दिया था। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारी पराजय के साथ खोया संसदीय बहुमत और साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर बढ़ रही है अनिश्चितता। जापान के प्रधानमंत्री किशिबा के साथ कई राजनीतिक हलचल इस समय चल रही है और आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद में खेली गई सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हरा दिया है।
न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 259 रन बनाने के बाद भारतीय टीम ने 47 ओवर और एक गेंद में 183 रन पर ही सिमट दिया। इस मैच की मुख्य हीरो न्यूजीलैंड टीम की कप्तान सोफी डिवाइन रही, जिन्होंने अर्धशतक लगाकर पहले अपनी टीम को संकट से उबारा और गेंदबाजी में भी उन्होंने भारत को 3 अहम झटके दिए, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और अंत में राधा यादव का विकेट शामिल था। हालांकि यह मैच राधा यादव के लिए भी उतना ही यादगार रहेगा। राधा यादव ने 4 विकेट चटकाने के साथ ही 48 रनों की जुझारू पारी भी खेली। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज़ को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।